जय हिंद आप सबों को। तो आज हमारा चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। एक प्राचीन गणराज्य। हम सबसे प्राचीन काल के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक है, वो हमें प्राचीन इतिहास के बारे में बता रहा है कि हम कहाँ थे और कहाँ से आज हम कहाँ आए हैं। तो यहाँ एक बच्चा है, वो सोच रहा है, उसे वो जब सवेरे उठा तो वो सोच रहा देखा कि हमारे घर में जो हमारे दादा नाना नानी हैं, जो हमारे बड़े मम्मी पापा हैं, वो सब वोट देने जा रहे हैं। तो वो वोट देने जा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों वोट देने जा रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि आज मैं अपने शासक का चुनाव करने जा रहा हूँ, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो वह बच्चा बहुत परेशान हुआ कि शासक, वो इस शासक, कौन शासक होता है और उसका चुनाव हमारे नाना नानी क्यों कर रहे हैं। तब ये जो टॉपिक दिया गया है, ये जो आपको सोचने के लिए दिया गया कि आप सोचिए, जिन राजाओं को आज चुना जाता है, जिन शासकों को, शासकों मतलब जो सरकार, जिस सरकार को आज हम चुन रहे हैं, जिन सरकारों को आज हम वोट के माध्यम से चुनते हैं, तो क्या हमेशा से ऐसा ही होते आ रहा है कि जो राजा थे उनका हमेशा से चुनाव होते आ रहा है क्या? तो हम देखते हैं कि इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है जिसमें कि राजाओं को, राजा पहले वंशानुगत होते थे। वंशानुगत राजा बाद में, जब डेमोक्रेसी आई, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, उसके बाद हम अपने शासकों का चुनाव करने लगे, अपने राजाओं का चुनाव करने लगे, अपने सरकारों का चुनाव करने लगे। इसी प्रकार अब यहाँ देखिए, कुछ लोग शासक कैसे बने। यहाँ लिखा है कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। यह बुक जब प्रिंट हुआ है उसमें लगभग 50 साल हुए थे हमारे देश को आजाद हुए। लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े यज्ञों के आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे। और लगे जो प्राचीन काल था, बहुत पहले यानी कि एंशिएंट एरा में, यानी कि प्राचीन काल में राजा जो होते थे वो इस प्रकार नहीं चुने जाते थे, वो बड़े बड़े यज्ञ के माध्यम से चुने जाते थे। बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करते थे और उसके द्वारा राजा को चुनाव होता था। अश्वमेध यज्ञ आपने टीवी सीरियलों में देखा होगा। अश्वमेध यज्ञ जैसे कि अभी आपने रामायण देखी होगी, तो उसमें अश्वमेध यज्ञ को छोड़ दिया जाता है। मतलब एक यज्ञ किया जाता है जिसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता है और वह घोड़े को स्वतंत्र विचरण करने दिया जाता है, और वह जहां भी जाता है, अगर कोई कोई दूसरे जो जिस क्षेत्र में वह भ्रमण करता है वहां के अगर किसी ने उस घोड़े को छू लिया, पकड़ लिया, तो उसे, जिसका घोड़ा होता है, उससे युद्ध करना होता है। तो और अगर वह उस घोड़े को ससम्मान अपने क्षेत्र से बाहर जाने देता था, तो इसका मतलब है कि वह जो राजा है, जिसने अश्वमेध छोड़ा था, उस राजा के अधीन है। और जिस जो युद्ध करता था, वह दोनों ये राजाओं में जिससे युद्ध होता था, मतलब जिसने घोड़ा पकड़ा और जिसका घोड़ा है, इन दोनों में युद्ध होता था, और उसके बाद जो विजयी होते थे वही उस क्षेत्र के राजा होते थे। तो अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से भी राजाओं का चुनाव होता था। उसके अलावा जो राजा उनके अधीन होते थे, मतलब राजाओं के राजा कहिए, तो वो अश्वमेध यज्ञ करते थे। और वो जो राजा उनको उनको अपना वरिष्ठ मान लेता था, या वो उनको अपना शासक मान लेता था, उन्हें वह अपने यज्ञों में बुलाते थे। वो उनके लिए, राजा के लिए उपहार भी लेकर आते थे। इस प्रकार शासकों का चुनाव होता था। ये इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उन्हें राज सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पे बिठाया जाता था।
युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। जो युद्ध क्षेत्र होता है उसमें रथ को जो चलाने वाला होता है उसे सारथी बोलते हैं। तो राजा का रथ जहां भी जाता था उसके साथ साथ सारथी जरूर जाता था। और इस अवसरों पे यज्ञ के अवसरों पर विजय और अन्य गुणों का गान करते हैं। जो सारथी रहता था वो राजा के गुणों का बखान करता था कि राजा ने किस प्रकार इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, राजा ने उस क्षेत्र पर इस प्रकार विजय विजय प्राप्त की, राजा ने इस कल्याणकारी कार्य किया। मतलब राजा के साथ सारथी हमेशा पास में रहता था। राजा जहां जाता था उसके साथ सारथी जाते थे। तो राजा के गुणों का बखान करने का कार्य सहचर का होता था, सारथी का होता था। उनकी अनेक इस प्रकार हमने जाना कि राजा का चुनाव किस प्रकार होता था। यज्ञों के माध्यम से होता था। उन्हें पुरोहित पुरोहित अनुष्ठान करवाते थे और उसके द्वारा राजा का चुनाव होता था। यह यज्ञ में उपस्थित होने वाले लोगों की सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग के लोग आते थे। देखिए, जब यज्ञ होता है तो आज भी हमारे यहाँ पूजा यज्ञ होता है तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार तो जो हमारा प्राचीन समाज था उस समय हमारा जो समाज था वो कितने वर्णों में बटा हुआ था, यहाँ पे वर्ण था। तो उस समय सामाजिक वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्णों में विभाजित थे। ब्राह्मण का कार्य वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना था। अध्यापन करना तथा यज्ञ करना था जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, तो वो लोगों की रक्षा करना था। और वैश्यों का काम खेती, पशुपालन, श्रम, व्यापार और शूद्रों का काम अन्य तीन वर्णों की सेवा करना। तो उस समय जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में जो हमारी मानव जाति थी, जो हमारे समाज था वो चार वर्णों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें देखिए आप, ब्राह्मण जो पुरोहित होते थे वो क्या करते थे, इन जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें पुरोहित का काम करते थे, अनुष्ठान करवाते थे। जो वैश्य होते थे, जो क्षत्रिय होते थे उन्हें सुरक्षा देते थे। जो क्षत्रिय जो राजा राज्य कार्य करते थे, जो जो राजा होता था वो क्षत्रिय वर्ण का होता था। और जो अम, सामान, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें सामान की जरूरत पड़ती है। तो जो वैश्य समुदाय था वह व्यापार करता था, कृषि करता था। तो वैश्य अ, उपहार लाते, सामान्य लोग उपहार लाते थे। तथा पुरोहित जो शूद्र होते थे उन्हें अनुष्ठान कार्य में शामिल नहीं होने दिया जाता था। इस प्रकार जो हमारा प्राचीन समाज था वो चार वर्णों में विभाजित था। विभिन्न धूसर पात्र, अब ये देखिए ये जो है ये बर्तन है, इसे बोला जाता है धूसर। धूसर मतलब एक, इसका रंग जो जैसा था इसी कारण इसका इस पात्र का नाम धूसर पात्र दिया गया। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली तरह सतह की सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। जनपद, अब हम यहाँ का मेन टॉपिक है जनपद। जनपद का मतलब होता है जहाँ जन मतलब आदमी निवास करते हैं, उसे जनपद बोला जाता है। महायज्ञों में को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाएंगे। और जो महायज्ञ करते थे, जो अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े यज्ञ करते थे, और जन के राजा नहीं थे, मतलब कि वो एक समुदाय के ही राजा नहीं थे। वो अनेक समुदाय के, हर समुदाय में छोटे छोटा समुदाय होता था उस समय, जो कबीलों का समूह होता था। तो कबीलों के समूह में छोटे छोटे जो समूह होता था उसका एक राजा होता था। तो जो महायज्ञ करता था वो बहुत सारे राजाओं, बहुत सारे समूहों पे अपना शासन करता था। तो उसको बोला कि वो जनों के राजा नहीं थे, वो जनपद के राजा थे। जनपदों के राजा माने जाते थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। अभी हम मानचित्र 4 दिन में देखेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार के जनपद दिखाए गए। पुरातत्वविदों को इन जगहों पर कई बस्तियां
बस्तियों की खुदाई की है। जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो इन जगहों पर खुदाई किए हैं। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। इन जगहों पर विस्तृत रूप से खुदाई की गई है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। लोग किस प्रकार रहते थे? झोपड़ियों में रहते थे। मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। मवेशियों को पालते थे, जानवरों को पालते थे। वही चावल, गेहूं, धान, जौ, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? जो लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इसमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। बोल रहा है कि जो मिट्टी का बर्तन होता है और कोई धूसर रंग का होता था और कोई लाल रंग का होता था। इन पुरातत्वविदों ने कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इसमें इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। ये आम तौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के होते हैं। बोल रहा है जो इस पे डिजाइन बनाया गया था या तो सरल रेखा में होती थी या फिर ज्यामितीय आकार में होती थी। अब हम देखते हैं महाजनपद। महाजनपद यानी कि ये छोटे छोटे जनपद होते हैं, उसमें से जो जो श्रेष्ठ होता था, जो सबसे शक्तिशाली होता था, वो जो दूसरे भी जनपदों पे शासन करता था, उसे महाजनपद कहा गया। करीब 2500 साल पहले, क्या है, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी। आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे जनपद हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये देखिए यहाँ पे एक उज्जैन है। उज्जैन जहाँ पे जिसका डॉट यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे ये तक्षशिला है, यहाँ पे तक्षशिला गांधार है, यहाँ पे कुरु है, हस्तिनापुर है, पांचाल है, कौशल है, वैशाली है, यहाँ अवंती बच्ची है, अंग है, मगध है। ये सब जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्र क्या हैं? इसमें से कुछ जनपद हैं और कुछ महाजनपद है। जिनके पास काले रंग का डॉट का निशान है, वो सब क्या है? महाजनपद है। यानी कि वहां के जो शासक थे बहुत ही समृद्ध शासक थे। जैसे मगध है, वैशाली है, उज्जैन है, कौशाम्बी है, तो ये हस्तिनापुर है और तक्षशिला। इसके अलावा जो जनपद है वो है क्या है? कुरु है, यहाँ कौशल है, पांचाल है, यहाँ पे अंग है, वज्जी है। ये सब जो है, तो जन एक जनपद था, और जनपद और महाजनपद जो यहाँ पे विशाल, जहाँ के शासक समृद्ध और शक्तिशाली होते थे, वो जनपदों पे शासन करते थे, तो उन्हें बोला जाता था महाजनपद। उन्हें क्या बोला गया? महाजनपद। ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि लोगों को अन्य राजाओं के आक्रमण के डर डर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। बोला है जो ये किले दिए हैं, ये जो किला है, किले के दीवार है, तो इतनी ऊंची दीवार क्यों बनाई गई है? तो उस समय राजाओं में एक असुरक्षा की भावना रहती थी कि अगर कोई दूसरा राजा आकर उस पर अटैक न कर दे, इसीलिए वो लोग जो अपने किले होते थे, जो अपना राजधानियां होती थी, उसे मोटे मोटे किलों, मोटे मोटे दीवारों, वहां मोटे मोटे दीवार बनाते थे। राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंचे और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। एक दूसरी वजह यह भी थी कि वो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े दीवार, बड़े बड़े किले बनाकर यह प्रदर्शन करना चाहते थे कि उनके पास वो कितने समृद्ध और कितने शक्तिशाली है। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता है। जिस प्रकार जब वो ऊंचे ऊंचे दीवार और ऊंचे ऊंचे किले बनाते थे, तो उससे उन्हें नियंत्रण करना, उससे उन्हें उस क्षेत्र में नियंत्रण करना ज्यादा आसानी हो जाती थी। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी।
लाखों की संख्या में ईंटें पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों और बच्चों के लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। और जब हम इतने बड़े बड़े विस्तृत रूप से दीवार बनाएंगे, उतने बड़े बड़े, जो आप देखते हो, जैसे कि आप जाओगे दिल्ली में भी तो लाल किला देखते हो, तो लाल किला जो कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं उनकी, तो ये सब दीवार बनाते समय उन लोगों ने कितना मेहनत किया होगा, कितने संसाधन लगाए होंगे, कितने अधिक खर्च लगे होंगे। उन पत्थरों की कटाई करना, उन पत्थरों को लाना, उन पत्थरों की घिसाई करना, उन सबको जमाना, एक बहुत ही कठिन परिश्रम कर उन्होंने इतने ऊंचे ऊंचे किले का निर्माण किया। कौशाम्बी किले की दीवार, यहाँ देखिए, ये दीवार जो है कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ। जो ये दीवार है, ये लगभग कम से कम 2500 साल पहले की दीवार बनी हुई है। अब राजा सेना रखने लगे। अब आप देख रहे होंगे कि जब बड़े बड़े प्राचीर बनाने लगे, प्राचीर मतलब दीवार हुए, और बड़े बड़े किले बनने लगे, तब राजा राजा में जो असुरक्षा की भावनाएं आई, उस कारण उन्होंने बड़े बड़े किले बनाए, बड़े बड़े दीवार बनाए। अब राजा अपने, अब इतने बड़ी, इतनी इतना अधिक लागत करने लगा है, राजा राजा का खर्च बढ़ गया। तब राजा सेना रखने लगा। राजा क्या रखने लगे? सेना। सिपाहियों को नियमित नियमित वेतन दिया जाने लगा। अब सिपाही को बिना वेतन दिए, सिपाहियों को क्या देने लगा? पूरा वेतन दिया जाने लगा। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पर चित्र देखो के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 5। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि राजा को नियमित वेतन, जो वेतन देते थे वो राजा, वो किस प्रकार देते थे, ठीक है, और कहाँ से वो वेतन डालने के लिए इतने पैसे का इकट्ठा करते थे। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कर, कृषि में परिवर्तन और अन्य टॉपिक। धन्यवाद।